ये जो 2 साल की रिन्यूएबल रेजिडेंसीज हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के साथ, ये कोई 2006 में हुई थी सुल्तान काबूस के दौर के अंदर, और ऑलमोस्ट पहला प्रोजेक्ट था जिसपे इन्होंने इस चीज़ को इनिशिएट किया था। अब जब से नए सुल्तान आए थे, इन्होंने रियल एस्टेट पे जब अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो इन्होंने ये रूल लास्ट ईयर चेंज किया कि वो जो 2 साल की रेजिडेंसी है रिन्यूएबल, उसमें प्रोजेक्ट कंप्लीशन और फुल पेमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने हटा दी, और उन्होंने ये कहा कि अगर आप मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ 30% पे कर देते हैं आइदर इन वन गो या फिर एक पीरियड के बाद, जैसी 30% आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी होगी, आप एलिजिबल हो जाएंगे रेजिडेंसी के लिए अभी। वेलकम एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। आज हमारी जो पॉडकास्ट है वो कंटिन्यूशन है वो तमाम उन पॉडकास्ट की जो हमने शुरू में की थी ओमान जीसीसी रियल एस्टेट के हवाले से। बीच में जब हालात ख़राब हो गए तो हमने इसको थोड़ा सा रोक दिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स एक सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया था काफ़ी लोगों का, और हमने सोचा था कि जब तक सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर नहीं होती हम इसको अभी कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो आज हम मुस्लिम भाई के साथ बैठे हैं और कुछ मुस्लिम भाई के पास अपडेट्स हैं रीसेंट। उनका भी रीसेंट ट्रिप हुआ था ओमान में, मैं ख़ुद कतर में हूँ, तो अब हम जीसीसी को एक दूसरे एंगल से देख रहे हैं। तो हम कुछ अपडेट्स शेयर करना चाहते हैं हम लोगों के साथ कि भाई इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स वॉर की वजह से जो इम्पैक्ट आए हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, लोगों के दरमियान जो नेगेटिव सेंटिमेंट है वो अपनी जगह मौजूद है। ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट जो है वो स्लो हो गई है, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव अपडेट्स भी हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं आपसे। हो सकता है आप इस सिचुएशन में हो कि आप वहाँ से जीसीसी की किसी कंट्री से निकल के आना चाह रहे हो, लेकिन आपके पास कोई चॉइस ना हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। तो प्लीज़ वॉच इट टिल दी एंड। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में हमसे क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासीन, इट्स बीन अ व्हाइल। बिल्कुल, काफ़ी टाइम हो गया। बिल्कुल, कुछ हालात ऐसे थे और फिर नेगेटिविटी इतनी फैली हुई थी कि इस टॉपिक पे हम बात करने का हमें मौका नहीं मिल पा रहा था। तो जी, अब जी, थोड़ी सी सेटल हुई है हालात, लेकिन कुछ पता नहीं है कि 1 से 2 हफ्ते में क्या हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब तक 2-3 हफ्ते से थोड़ी सी अमन है, पीस है। तो मुझे भाई ये बताइए कि आपका रीसेंट ट्रिप हुआ ओमान में, और वो भी उस दौरान हुआ जबकि मिसाइल जो है ऊपर से जा रहे थे। तो ज़रा बताइए कि आपने क्या रियलिटी देखी, ग्राउंड रियलिटी जो आप लोगों से मिले होंगे। और फिर मैं भी शेयर करूँगा कि जो मैंने ग्राउंड रियलिटी देखी यहाँ आने के बाद। मैं भी उस टाइम में आया था जब वॉर रिसेंटली स्टार्ट हुई थी। एक बीच में वो जो टेम्प्रेरी सीज़ फायर का पीरियड आया था, लेकिन उसके बाद दोबारा से चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। लेकिन ऑफ कोर्स लोग डरे हुए थे, लेकिन मैंने ये देखा था कि यहाँ पे जो डेली लाइफ है लोगों की वो इतनी इम्पैक्ट नहीं हुई थी। लोग अपने टाइम पे सुबह ऑफिस जा रहे थे, शाम में आ रहे थे। तो जो रेजिडेंट हैं यहाँ के रहने वाले, उनकी लाइफ पे इतना खातिर ख्वाह इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। हाँ, जो आने वाले लोग थे बाहर से वो रुक गए थे, जो कुछ फॉरेनर्स वो यहाँ से चले गए थे, लेकिन ओवरऑल थिंग्स वर गोइंग ऑन। तो अब आप मुझे बताइए कि ओमान में आपने क्या देखा है, और आप इतने लोगों से बात करते हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या करने वाले थे, फिर शायद हो सकता है रुक गए हों, या कुछ लोग के पास नए आए हों जो बहरीन से या कुवैत से निकल के आना चाह रहे हों। तो थोड़ा सा बताइए कि आपके पास क्या पर्सनल स्टोरीज़ हैं, और फिर आपकी रिसर्च क्या बताती है कि व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि मैं खुद पर्सनली होकर आया हूँ, तो वो जो इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ मिली है वो मीडिया पे तो नहीं मिल रही थी जाने से पहले, और मैं बड़ा एंक्शस था कि यार वहाँ पे ग्राउंड पे क्या हो रहा होगा। तो वही जिस तरह से आपने कहा, मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ तो वो जो रूटीन लाइफ चल रही थी वो रूटीन लाइफ चल रही थी, वहाँ कोई डिस्कशन ही नहीं था किसी भी चीज़ का। हाँ, ऑब्वियसली वो वेदर आपको पता है, क्योंकि वो पीक वेदर था। मैं खास से मैं क्या 48, 49, 52 जो है वो एक्सपीरियंस कर आ रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि उस वेदर के अंदर तो ओवरऑल वैसी चीज़ें स्लो डाउन होती हैं। तो जनरली कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं था, बट ये कि मैंने कोशिश ये की कि यार मैं इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा लोगों से मिलूं, और ऐसे लोगों से मिलूं जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, यानी या तो जॉब कर रहे हैं तो वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कर रहे हैं, अगर वो बैंकिंग में है तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर हैं, यानी तो मैंने थोड़ा सा अपना जो होराइजन था ना वो इंक्रीज़ किया, ताकि पर्सपेक्टिव जमा हो सकें, बजाय इसके कि हम सर्टेन लोगों से जाएं जो कि हम करते थे और वापस आके एक नैरेटिव बिल्ड कर लेते थे। तो बड़ा अच्छा लगा उन सब से मिलके, और जो इन्फॉर्मेशन इस दफ़ा आई है उसकी ऑब्वियसली क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतर है। ओवरऑल मैं पहले चैलेंजेस की बात करूं जो मान को हमें नज़र आ रहा था कि
चल रहे हैं। एक तो ये कि जो टूरिज्म है वो डाउन हुआ है, पूरा जीसीसी का टूरिज्म डाउन हुआ है, ओमान का भी डाउन हुआ है, लेकिन ओमान का थोड़ा सा कम डाउन हुआ है। और उसमें एक फैक्टर ये भी था कि जब लोग निकले यूएई से तो वो ओमान के थ्रू निकले, तो उसकी वजह से भी जो कुछ कॉम्पनसेशन थी टूरिज्म की वो थोड़ी ओमान की बेहतर हो गई, जिसकी वजह से ओमान का टूरिज्म जो नीचे गया है वो थोड़ा कम गया। आई थिंक 12% जो है वो गिरा है। उसके बाद सिलसिला ये था कि जो इन्फ्लेशन था, आई एम श्योर वो पूरा जीसीसी में भी इंक्रीज हुआ है, ओमान में भी इंक्रीज हुआ था, लेकिन लास्ट मंथ आई थिंक इन्होंने उस पर काम करना शुरू किया तो इन्फ्लेशन गिरना शुरू हो गया था। तीसरी चीज़ ये कि जो डाइवर्सिफिकेशन का एजेंडा था कि यार हमें डाइवर्सिफाई करना है, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, क्योंकि अभी भी तेल सिग्निफिकेंट है ओमान के लिए, और अभी जो सिचुएशन हुई है उसके अंदर तेल ठीक ठाक इन्होंने बेचा है और बड़े अच्छे रेट के ऊपर बेचा है। तो पैसे तो खूब कमाए हैं उन्होंने, लेकिन ये कि जो टाइमलाइंस थी डाइवर्सिफिकेशन की वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली इतना डाइवर्सिफाइड नहीं हो सकी इकोनॉमी इस पीरियड के अंदर। तो ये चंद फैक्टर्स हैं। दूसरी चीज़ हमें वहाँ ये फील हुई कि इस वक्त थोड़ा सा जो शिपिंग कॉस्ट है और जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी जो है वो इंक्रीज अभी हुई है, और आगे जाके भी उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जितना मटेरियल आता है, ये जितनी चीज़ें आती हैं वो सब की सब शिपिंग के थ्रू आती हैं। तो बहुत सारी कंपनीज तो उस रीजन को ओवरऑल अवॉइड कर रही हैं जाने से। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं इन पर ज़रूर ना कोई इम्पैक्ट आएगा आगे। तो एक आध डेवलपर ने कंफर्म भी किया है कि हाँ जी थोड़ा सा डिले आ रहा है, 6 महीने चीज़ें आगे जाएंगी, लेकिन कुछ डेवलपर से वो कह रहे थे कि नहीं, अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है कि प्रोजेक्ट आगे जाएंगे। लेकिन मैं बड़ा सरप्राइज हूँगा कि अगर कुछ महीनों के अंदर ये चीज़ें चेंज नहीं होती, क्योंकि जो पुराने ऑर्डर्स इन्होंने दिए होंगे वो तो निकल गए होंगे, लेकिन अब जब नए ऑर्डर्स पे जाएंगे वो तो चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो ना शिपिंग की वजह से चीज़ें जो हैं वो आगे जाएंगी। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि मुझे वहाँ पे आम लोगों से भी सुनने को मिला। दूसरा वही कह रहे थे चीज़ें ओवरऑल थोड़ी सी स्लो डाउन हुई हुई हैं, लेकिन उसमें जो लॉजिस्टिक्स वाले थे वो बड़े एक्साइटेड थे, और वो कह रहे थे कि भाई लॉजिस्टिक का तो बड़ा काम चल रहा है। जो पोर्ट्स पे काम कर रहे थे उनका काम जो है वो इंक्रीज हो गया है, स्पेशली सोहार पोर्ट और सलाला पोर्ट का। तो यानी मिक्स पिक्चर थी। कहीं पे आप कह रहे थे कि जी थोड़ी सी चीज़ें स्लो डाउन हुई हैं, लोग कुछ चीज़ें खरीद नहीं रहे, गाड़ियाँ नहीं आ रही क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ लोग कह रहे थे कि यार पोर्ट्स पे काम चल रहा है। कुछ बैंकर से बातचीत हुई तो पता चला ठीक ठाक पैसे आए हैं, खासकर ईरान के काफ़ी सारे पैसे आए हैं। और उसमें जो कुछ डेवलपर से बातचीत हुई तो ये पता चला कि जी बहुत सारे लोग जो हैं वो जो ईरानी हैं वो यूएई से ओमान मूव हो गए, तो वो बहुत सारे पैसे लेकर आए वहाँ पे। और ये बात मैंने भी नोटिस की कि मैं जब बैंक्स वगैरह गया तो वहाँ पर बहुत सारे ईरानी बैठे हुए थे, फारसी में बातें हो रही थी, और वो सारे मॉडर्न ईरानी थे जो कि वहाँ अच्छा, बैठे हुए थे। इसमें आपसे क्वेश्चन करूँगा कि कुछ जी जी। रिसेंट खबरें ये आई थी कि जो बैंक ट्रांसफ़र है हम्म यूएई से ख़ास तौर पे, उसमें काफ़ी लोगों को मुश्किलात हुई थी कि वो उनकी पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही थी आउटसाइड यूएई। तो हम्म। इस बारे में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है? अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि यार आप गोल्ड के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हम गोल्ड को सेफली किस तरह से खरीद सकते हैं? देखिए, अगर आपने गोल्ड खरीदना है तो फिजिकल गोल्ड खरीदें, लेकिन फिजिकल गोल्ड को रखने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर आप घर में रखते हैं तो आपको वो चोरी हो सकता है। अगर आप लॉकर में रखवाते हैं तो उसको आपको पे करना पड़ता है, देन इट बिकम्स ए हैसल, और फिर वो गोल्ड जो है वो कुछ पे नहीं कर रहा आपको, लाइक इंटरेस्ट और यील्ड और एनीथिंग लाइक दैट। तो हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें कि आप ना सिर्फ उनके जरिए सेफली गोल्ड खरीद सकते हैं, बल्कि वो आपको आपके गोल्ड एलोकेशन के अगेंस्ट यील्ड प्रोवाइड करेंगे, बट ऑल्सो पेड इन गोल्ड। लाइक आपने गोल्ड खरीदा, उनके जरिए स्टोर करवाया, वो आपको यील्ड पे करेंगे एनुअली, बट in the form of gold. So you get paid in gold, not in dollars, just to keep your gold with them. So अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस ऑफर के बारे में तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरी डिस्क्रिप्शन में। Monty Metals is the provider. They provide physical gold allocation on your name. They store it on your behalf, और फिर वो आपको पे करते हैं between 3 to 4% yield paid in gold. So check it out and let me know what you think about that. यार मेरे कुछ कस्टमर्स हैं जिनके बैंक अकाउंट्स वगैरह वहाँ थे, तो वो एज अ प्रिकॉशन ही उन्होंने कुछ पैसे मूव कर दिए थे, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि उनको कोई प्रॉब्लम हुई है। उन्होंने कहा था अच्छा। कि यार ये खबरें आ रही हैं तो हम सोच रहे थे हम्म। कि पैसे मूव कर दें, यहाँ कर दें, वहाँ कर दें। तो लोगों ने कुछ पेमेंट्स जो हैं अपनी
अपनी दुबई के थ्रू राउट की हुई थी, तो उनकी तो पेमेंट्स निकल आई हैं। तो मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा कि किसी ने मुझसे कहा हो कि यार मैं पैसे मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक इंडिविजुअल केसेस होंगे, और ये भी डिपेंड करता है कितने अमाउंट ऑफ मनी की आप बात कर रहे हैं। अगर वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी है और वो प्रॉब्लम उन्होंने कहा होगा कि भाई इतना भेज दो, इतना मत भेजो, इतना रख लो, तो आई थिंक वो वाला कुछ चक्कर होगा। लेकिन मेरे किसी जो भी कस्टमर्स हैं उनके साथ इस तरह का कोई केस नहीं हुआ। सो क्योंकि कैपिटल कंट्रोल का एक बहुत हमेशा ख़तरा रहता है किसी भी एक कंट्री में, अगर आपने पैसे रखे हैं तो हमेशा ये ख़तरा रहता है कि अगर कभी हालात बिगड़ते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो जंग की वजह से बिगड़ें, कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस आ भी जाता है तो कैपिटल कंट्रोल हमेशा लग जाता है। ख़ासतौर पे हमने पाकिस्तान में ये देखा है, पाकिस्तान में फॉरेन रिज़र्व को निकालना बहुत मुश्किल है वहाँ से। तो कुछ लोगों से मैंने सुना था कि जो लोग मूव करना चाह रहे थे दुबई से अपना कैपिटल, उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, ख़ासतौर पे अगर वो मूव कर रहे हैं लेट्स से सऊदी, ईरान, मुझे ओमान का तो नहीं पता, लेकिन सऊदीज़ के हवाले से कुछ आई थी खबरें कि क्योंकि सऊदीज़ और यूएई का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था ना, तो उसकी वजह से शायद उन्होंने कुछ पेमेंट ट्रांजैक्शन जो है उन पे लिमिट लगा दी थी। अब ये मुझे नहीं पता कि कितनी हकीकत है इसमें, लेकिन कुछ लोगों से मैंने सुना था कैसा हो रहा था। एक अच्छी खबर मैं आपको ये दे दूं कि मेरा बैंक अकाउंट खुल गया है ओमान में, अच्छा विदाउट रेजिडेंसी। हाँ, तो ये थोड़ा सा बताइएगा क्योंकि इसमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं दुबई गया था और मैं तो विजिट वीज़ा पे गया था, राइट, ना मेरा कोई वहाँ पे कोई बिजनेस था, ना कोई मेरी जॉब थी। हाँ, मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट था और मैं कैनेडियन जॉब कंफर्मेशन, वहाँ की सैलरी स्लिप्स, वहाँ की बैंक स्टेटमेंट सब लेके गया था। तो उस बेस पे उन्होंने मेरा सेविंग अकाउंट बड़ी इजीली खोल दिया था, लाइक विद इन लेट्स से 30-40 मिनट्स के अंदर उन्होंने मुझे अकाउंट खोल कर दे दिया था। तो वो बहुत एक स्मूथ प्रोसेस था यूएई के अंदर। जो एमरेस एनबीडी की ब्रांच में मैं गया था वॉक करके, मेरे सामने ही शॉपिंग सेंटर में उसकी ब्रांच थी, तो वो काफ़ी ईजी हो गया था मेरे लिए। जब मैं यहाँ आया कतर में, यहाँ पर थोड़ा सा कम्बरसम था प्रोसेस। वो शायद इसलिए भी था क्योंकि मैं ऑन जॉब आया था, अब मैं रेजिडेंट हूँ, तो मुझे फिर अपनी सैलरी स्लिप्स, सैलरी सर्टिफिकेट सब कुछ दिखाना पड़ा था, कंपनी से लेटर भी लेना पड़ा था। फिर अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि वो स्टैम्प लगवाते हैं लेटर के ऊपर। स्टैम्प तो आपको पता है वेस्ट में तो आप यूज़ ही नहीं होती है, खत्म हो तो गई। वो एक थोड़ा सा मेरे लिए एक एनोइंग एक्सपीरियंस है कि अब मैं स्टैम्प लगवाऊँ उनसे जाके एचआर से। एनीवे, तो खैर वो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम्बरसम लगा प्रोसेस। ओमान का बताइए कि वहाँ पे क्या आपको लगा एक्सपीरियंस, अगर आपने अकाउंट खोलना है एज अ नॉन रेजिडेंट तो वो कितना आसान था? यार एक तो ये कि इससे पहले तो आप अकाउंट खोल ही नहीं सकते थे अगर आपके पास रेजिडेंट कार्ड ना हो। अच्छा, ये रीसेंट है यानी कि? ये रीसेंट है, बिल्कुल रीसेंट है। और ये रीसेंट भी इसलिए है क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट है बादशाह सलामत का, सुल्तान हेतम का जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली उसके साथ एसोसिएटेड कर दिया उन्होंने ये, कि अगर आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके पास सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट है और आपने इवन डाउन पेमेंट पे कर दिए, जो भी है 15% 20% पे कर दिए, तो वो डॉक्यूमेंट लेके, प्रूफ ऑफ फंड्स लेके और पासपोर्ट लेके आप बैंक चले जाइए, तो वो इस बेसिस के ऊपर आपका अकाउंट खोल देंगे। अच्छा, अब ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, मतलब इससे पहले नहीं हुआ। तो एक बैंक जो कि गवर्नमेंट जिसमें काफ़ी ज़्यादा हैविली इन्वॉल्व है, उसमें तो वो बड़े आराम से स्टार्ट हो गया था। वहीं से मुझे पता चला था कि हमारे एक जो जो दोस्त हैं उन्होंने वहाँ अकाउंट खुलवाया था, उन्होंने मुझे आके बताया कि मेरा तो अकाउंट खुल गया। मैंने कहा अकाउंट खुल गया, ज़बरदस्त। तो हम जब यहाँ से पहुँचे तो उनके पास चले गए, तो वहाँ हमें थोड़ा सा प्रोसेस में ना लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं एक और बैंक है वहाँ चला गया, तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं खोल सकता। किसने कहा क्या अकाउंट खोल सकता है? मैंने कहा हाँ नहीं तो हो रहा है, कहता नहीं हमारा तो नहीं खोल सकता। तो मैंने भी शॉपिंग की वहाँ जाके, मैंने कहा मैं हर बैंक में जाता हूँ, पता तो करूँ। तो फिर एक जो बैंक है जो काफ़ी बड़ा बैंक है उनके पास मैं गया, मैंने उनसे कहा कि ये हो रहा है, कह रहा है कि नहीं हमारे तो नहीं हो रहा। मैंने कहा एक काम कीजिए, प्लीज़ ज़रा हेडक्वार्टर फ़ोन कर लीजिए और उनसे ये चीज़ डबल चेक कीजिए, फिर मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। उसने वहीं बैठे बैठे फ़ोन किया, तो कहने लगा कि हाँ ये अभी रिसेंटली इंस्ट्रक्शंस आई हैं, अभी तक प्रॉब्ली ब्रांचेस तक नहीं पहुंची थी, लेकिन ये कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तुम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दो। तो हम इतने अर्ली हैं कि जो ब्रांचेस हैं उन पर तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची थी। और व्हाट इट टुक अ वाइल, मे बी अ वीक मुझे लगा है, बस उन्होंने ये 2-3 डॉक्यूमेंट मुझसे ले लिए और उसके बाद ये, और मैं ये एक्सपेक्ट कर भी रहा था कि मेरे ख्याल से और टाइम लगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बहुत सारी इनकी इंक्वायरीज आएंगी, ऐसा कुछ होगा। लेकिन वो मुझे एक हफ्ता लगा बस उनको डॉक्यूमेंट्स दे के आ गया हूँ और खुल गया भी, मोबाइल ऐप भी हो गई,
कार्ड भी उन्होंने बना के दे दिया, वो तो ब्रांच ही दे देती है निकाल के, वहीं पे बना बिल्कुल। बना के आपको दे देती है, वो कहती है वो। हाँ। लेकिन तो ये बड़ा बड़ा चेंज है, और ये मैं अब किसी को भी बता रहा हूँ वहाँ पे ओमान में भी, तो हैं तुम्हारा बैंक अकाउंट खुल गया है वहाँ पे। मैंने कहा मेरा बैंक अकाउंट खुल गया है यहाँ पे, और रेजिडेंसी मेरे पास नहीं है अभी यहाँ की। तो अब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इंडिकेट कर रही है ना कि बेसिकली ओमान किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ये कुछ छोटा चेंज नहीं है। हम्म। ये ओमान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैसिव चेंज है कि आपकी कोई रेजिडेंसी नहीं है, लेकिन सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि आपने एक सर्टेन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, तो उस बेसिस के ऊपर उन्होंने आपको रेजिडेंसी दे दी। तो अच्छा, अब वापस आते हैं ओमान के ऊपर, कि ओमान के अंदर जो सिलसिला था कि ऑब्वियसली जब से ये सिचुएशन चेंज हुई, आई थिंक अब 20 फेब या 1 मार्च को स्टार्ट हुआ था ये सिलसिला, 28 फेब, हाँ। है ना। तो इसको स्टार्ट हुआ था, तो तकरीबन कोई 1-1.5 महीने तक तो जंग ही चल रही थी, खबरों में भी जंग, हर चीज़ में, और सभी समझ नहीं आ रहा था किधर जाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो फिर चीज़ें इस डायरेक्शन में जानी शुरू हुई कि 21 अप्रैल से फिर खबरें आनी शुरू हो गई कि जी किस किस की इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो मैंने वो अपना एक वो भी बनाया है, वो शेयर भी किया था मैंने आपके साथ, एक वेबसाइट की, एक कंपाइल विद द हेल्प ऑफ एआई, और डाटा डाला है उसके अंदर, ताकि लोगों को ये बताया जाए कि जी किस पीरियड से ओमान के अंदर जो है ना वो खबरें आनी शुरू हुई। तो 21 अप्रैल से लेके अब तक, आई थिंक 4 अगस्त तक मैंने कंपाइल किया था, तो तकरीबन $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिट हुई है ओमान के अंदर। और $10 बिलियन इज नॉट स्मॉल फॉर ओमान। आई मीन सऊदी अरेबिया के लिए बहुत छोटा अमाउंट होगा, यूएई के लिए बहुत छोटा अमाउंट होगा, लेकिन ओमान के लिए $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये इसमें आप सबसे फॉरेन डायरेक्ट इंटरेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैं एफडीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। और इसमें जो नहीं सॉरी, मैं एफडीआई की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बातचीत कर रहा हूँ। इसमें एफडीआई भी शामिल है, और इसमें ऑब्वियसली जो लोकल लोकल भी शामिल। गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने जा रही सारा, सॉरी मैं एफडीआई की बात नहीं कर रहा। अब इसमें एक और जो फैक्टर है, वो फैक्टर ये कि जो दुकुम पोर्ट है, जिसमें हम पीछे बात करते रहे, राइट, दुकुम 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 दुकुम, और उसकी सिग्निफिकेंस का भी आप, आई एम श्योर आप सब लोगों को आइडिया हो गया होगा कि जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रॉब्लम्स आई हैं, और जब से बाबुल मंदब में प्रॉब्लम्स आई हैं, तो अरेबियन सी को एक्सेस करने का जो वाहिद रूट है वो ओमान बचा है। और अभी रिसेंटली, आई थिंक लास्ट वीक की खबर है कि सऊदी अरेबिया और ओमान का एग्रीमेंट साइन हो गया है, क्रॉस बॉर्डर जो एम्प्टी क्वार्टर है ना, वहाँ से उनकी सड़क जो है वो जाती है बुरैमी। तो अभी वो सोहार के थ्रू निकालेंगे सऊदीज जो है अपना सामान, और उसके बाद जब ये दुकुम का जो लिंक है उस्टैब्लिश हो जाएगा, तो सिर्फ दुकुम में ही तकरीबन $7.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिट हुई है दुकुम में। आपको लगता है कि 7.5 दुकुम बिलियन इस वक्त रेडी है, मतलब शिपिंग रिसीव करने के लिए, या दुनिया का अभी सबसे काम बड़ा बाकी शिप है? रिसेंटली आया हुआ था वहां पे, वास्को डी गामा, हम्म। सबसे बड़ा शिप नहीं, आया हुआ लेकिन था। एक्टिविटी के हवाले से इज इट रेडी टू रिसीव ऑल द शिपमेंट्स, और अभी लेकिन जी इसमें जी जी अभी जी काम हाँ, वो बाकी है? तो इसको तो चलते हुए 4 साल हो गए हैं पोर्ट को, अच्छा। और अब तो एक्सपेंशन की बातें हो रही हैं। और दूसरी ये कि ये जो नेबर्स हैं वो ये भी चाह रहे हैं कि हमारे जो स्टोरेज है, स्टोरेज उसके लिए फिर इनके पोर्ट्स यूज़ किए जाएं, सलाला यूज़ किया जाए, दुकुम यूज़ किया जाए। तो बल्कि दुकुम में जो रास मरकज़ के नाम से इनका जो स्टोरेज टर्मिनल है, उसकी एक्सपेंशन का उन्होंने टेंडर निकाल दिया है कि हमें तो इसको एक्सपेंड करना है, क्योंकि अच्छा। हाँ, तो आपको पता है ना, अरेबियन सी का तो एक्सेस ही कहीं नहीं, उधर तो यमन है, यमन तो नो गो एरिया है, तो सिर्फ ओमान ही बचता है जहाँ से ये बाकी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये था इस साइट की खबर के, ये तो इन्वेस्टमेंट की खबरें आ रही हैं, और लोग फ्यूचर में देख रहे हैं कि ओमान में इवेंचुअली क्या होना है। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy, and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200
dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन सारी चीज़ें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर हैं, और दूसरा ये कि उसकी फिर पॉलिटिक्स, उसकी फिर डिप्लोमेसी पूरे रीजन के साथ। और अब देखें ये ईरान के साथ इनकी जो सेटलमेंट होती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किस तरह से मैनेज करेंगे, तो उसमें बार बार ओमान जो है वो खबरों में आ रहा है, जो उससे पहले कभी ओमान इतनी खबरों में नहीं था। सो ये दो तीन चीज़ें हैं जो कि देखने वाली हैं। अब सिलसिला ये है कि ओवरऑल जो डेवलपर्स हैं वहाँ पे, जो रियल स्टेट एक्टिविटी है उसके अंदर जो इंजेक्शन आया है, वो मैंने आपको शुरू में बताया, ईरानियों का काफ़ी इंजेक्शन है। फिर बहुत ज़बरदस्त खबर है जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे कि पाकिस्तानियों के बिजनेस वीज़े खुल गए हैं। ये कोई 1.5 महीने पुरानी खबर है, और उसमें जो रीज़न नज़र आ रहा था वो ये कि बहुत सारी जो पाकिस्तानी उनकी रिक्वायरमेंट्स आई थी ओमान को कि भाई हमने अपने बिजनेसेस खोलने हैं जो खासकर बाकी रीजन में हैं, तो उन्होंने उनकी खोल दी। ऑल्दो स्क्रूटनी ज़्यादा कर दी है, इतने आराम से नहीं खुल सकती, लेकिन ये कि कंसिडरेशन स्टार्ट हो गई और लोगों के लग भी गए। तो ये भी बहुत बड़ी खबर है कि ये चेंज आ रहा है। इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विजिट वीज़ा भी खुल जाएगा तो लोगों का ट्रैवल आसान हो जाएगा। अभी तक विजिट वीज़ा नहीं खुला है, तो ये बड़ी खबर है। और साथ में ये कि ओवरऑल आप देखें किस डायरेक्शन में फिर ये चीज़ें बढ़ती हैं। वहाँ पे लोगों का ओवरऑल सेंटिमेंट ये कि यार जल्दी चीज़ें वाइंड अप हों, तो ग्रोथ हमारी इस दफ़ा थोड़ी सी स्टीप नज़र आ रही है। तो ठीक है, ये खबर है। इसमें मैं थोड़ा सा डेवल्स एडवोकेट प्ले जी करता हूँ। 100% बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बताएं कि जो लोग भी इसको देख रहे होंगे, हो सकता है उनमें से बहुत से लोग वेस्ट में बैठे हुए हैं, यूके में, यूरोप में, या यूएस कनाडा में। तो उनके ज़हन में तो ये सवाल आएगा कि यार मैं क्यों वहाँ पे जाऊँ जहाँ पे इतनी अनसर्टेनिटी है और जंग चल रही है और सारा कुछ हो रहा है, मैं क्यों वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ, रेजिडेंस लूँ। एक तो ये सवाल है, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके पास इसका क्या जवाब होगा। कुछ लोग आपको अप्रोच करते होंगे जो यूके में बैठे होंगे फॉर एग्जांपल। तो एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जीसीसी में बैठे हुए हैं 25 साल 30 साल से, कुवैत में, बहरीन में, सऊदी में, उन्होंने भी आपको अप्रोच किया होगा। तो उनके क्या सेंटीमेंट है कि वो उसको किस हवाले से देख रहे हैं, क्योंकि अगर बहरीन में कोई बैठा हुआ है या कुवैत में कोई बैठा हुआ है और वो 25 साल उसने लगा दी अपनी ज़िंदगी के, लेकिन अब उसको नज़र आ रहा है कि यार यहाँ तो बहुत बुरे हालात हो गए हैं, यहाँ तो ईरान छोड़ नहीं रहा कुवैत को फॉर एग्जांपल। तो अब अगर उनको निकलना है तो उनके पास हो सकता है ओमान एक बेटर ऑप्शन हो। तो थोड़ा सा इन दो क्वेश्चंस को आप एड्रेस करें डिफरेंट लेंस से, कि अगर आपके पास कोई यूरोप से बिल्कुल सही। बंदा आएगा तो वो क्यों आएगा, उसको आप क्या गाइडलाइन देंगे। बिल्कुल सही। जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, और ख़ुद क्योंकि मैं वेस्ट में बैठा हुआ हूँ, तो जो एक ओवरऑल मुझे चीज़ यहाँ पे कॉमन मिल रही थी वो ये थी कि यार जीसीसी में ये हो गया है, मिडल ईस्ट में ये हो गया है, जीसीसी में ये हो गया, मिडल ईस्ट में ये हो गया है। और ज़्यादातर बेसिकली वो लोग बातचीत कर रहे थे जो कि जीसीसी को और मिडल ईस्ट को एक ही लेंस से देखते हैं, कि ये हो रहा है वहाँ पे, इशू है, पता नहीं कब तक चलेगा, कैसे कैसे चलेगा। तो वो लोग तो होल्ड पे चले गए क्योंकि उनको इतनी डेप्थ नहीं थी, और दूसरी ये कि उनके पास ऑलरेडी एक अच्छी चॉइस है जहाँ वो बैठे हुए हैं, यूएस में बैठे हुए हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं, यूके में बैठे हुए हैं। तो कोई निकाल थोड़ी रहा है उनको, वो तो अपनी मर्जी से सोच रहे थे माइग्रेशन का। तो इधर तो ओवरऑल ये सेंटिमेंट है। जो उधर रीजन का सेंटिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मिडल ईस्ट की बात कर लें या पाकिस्तान की बात कर लें या इंडिया की बात कर लें, इस रीजन की पूरी बात कर लें, तो वहाँ पे सिवाय जंग के कोई और चीज़ तो नहीं चेंज हुई ना, कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान के कोई हालात कुछ ऐसे ज़बरदस्त नहीं हो गए हैं, या इंडिया की भी सिचुएशन चेंज नहीं हुई, सबके साथ वैसी चल रही है, बल्कि जंग ने तो थोड़ा और ख़राब कर दी होगी, है। तो हुआ ये कि लोग जो इवन स्पेशली जीसीसी में बैठे हुए थे और ये सोच रहे थे कि यार हमने रिटायर भी नहीं होना है, बस यहाँ से नहीं जाना वापस, क्योंकि एक लाइफस्टाइल की हमें आदत पड़ गई है और ये लाइफस्टाइल हमें कभी भी अपने होम कंट्रीज़ में नहीं मिल सकता। तो वो अब कंसिडर करना उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि जब मैंने अपने एड्स लगाए फेसबुक के इस रीजन के अंदर, तो जो रिस्पॉन्स मुझे यहाँ से मिला वो उससे भी वो तकरीबन यानी सिग्निफिकेंट डिफरेंस था उसका। यानी मेरी जो लीड कॉस्ट जो है फर्ज करें 100 रुपए की पड़ती थी, अब वो लीड कॉस्ट जो थी वो 30 रुपए की पड़ रही थी। तो अच्छा। इतनी सारी, हाँ इतनी सारी मेरे पास लीड्स आई, और ज़्यादातर जो मेरी लीड्स थी वो मुझसे ये कह रही थी यार ये ओमान के बारे में तो बताएं, ओमान में क्या हो रहा है, ओमान में क्या चेंजेस आ रहे हैं, हुआ क्या है। मैं एक दफ़ा गया था, एयरपोर्ट से होकर आ गया, हमने 4 दिन गुजारे थे, लेकिन मैं 20 साल पहले गया था, मैं 18 साल पहले गया था। इस तरह की सारी बातें। और उसमें से फिर कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि यार आप जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। इत्तेफाक से वो आ नहीं सके बिकॉज ऑफ
क्यों आपको पता है वो फुलझड़ियां तो चली रही है ना पूरे रीजन के अंदर, हम्म, तो हम्म, वो यार अभी तक नहीं हो सका, एयरपोर्ट बंद है, इस तरह के मसले मसाइल थे। लेकिन ये मुझे ओवरऑल यहाँ से जो वो मिल रहा था ना, वो इस चीज़ का मिल रहा था कि लोग कह रहे थे कि यार अब देखें हमारा फ्यूचर यहाँ पर क्या है, लेकिन हमें बैकअप ऑप्शन चाहिए। और वो बैकअप ऑप्शन हमारा होम कंट्री नहीं हो सकता, ना इंडिया हो हम्म, सकता है ना पाकिस्तान हो सकता है, क्योंकि हमने इतनी लाइफ यहाँ पे गुजार ली है। तो मैंने ये बिहेवियर चेंज देखा, और ये मैं इवन जो डेवलपर्स हैं वहाँ के उनको भी मैं ये कह रहा था कि अब आपको रीजन पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें रीजन से आएंगी आपको, क्योंकि वो उनके लिए उनके पास कोई चॉइस नहीं है इसके अलावा, और हम्म, ओमान को वो जानते नहीं है। तो बस आपने इन पे फोकस करना है, ओमान को इंट्रोड्यूस कराना है, ओमान को एजुकेट करना है, ओमान के बारे में एजुकेट करना है, और फिर आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये शिफ्ट आया है, और मेरा भी अब ज़्यादातर फोकस एरिया में जिन लोगों से बात हो रही है, जो इवन मेरी कन्वर्जन्स भी हुई हैं, वो या तो कुछ ओमान में ही हैं, लोग ओमान में बैठे हुए हैं उनको और वो रेजिडेंस खरीद चाहिए रहे ना। हैं, हाँ। वो खरीद रहे हैं। और मैं एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ, वो खरीद रहे हैं। और हम्म, दूसरी ये कि मेरे पास इतनी सारी इंक्वायरीज ये हैं कि यार ये जैसी चीज़ें सेटल होती है ना, आपके साथ ट्रैवल करना है, जाके देखना है, आपके साथ ट्रैवल हम्म, करना है। अब देखें ना, इस दफ़ा मैं जब गया था तो तकरीबन मेरे साथ कोई 8 लोगों का मेरा प्लान था, सिर्फ 2 लोग पहुंच पाए, बाकी हम्म, लोगों की बेगमात ने उन्हें रोक लिया। कुछ लोगों को जो है वो ट्रम्प की खबरों ने रोक लिया। कुछ लोग हम्म, प्रैक्टिकली इसलिए नहीं निकले कि भाई अगर निकल गए तो शायद वापस ना जा सकें कुछ मुल्कों में, क्योंकि हमारा काम साम चल रहा है, तो वो नहीं आ सके। लेकिन उनका प्लान ये है कि हाँ यार नेक्स्ट होता है आपके साथ चलेंगे, नेक्स्ट होता है हमें हम्म, ओमान को एजुकेट करना है। तो ये वाला राइट। सिलसिला है। अच्छा, अब आप, मैंने आपको आई थिंक दोनों के जवाब दे दिए कि यहाँ तो जी सेंटिमेंट जी, ओवरऑल कम कम हुआ ही है। अच्छा, इसमें बिल्कुल। एक और चीज़ मैं ऐड करूँ, हम्म, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग है ऑफ ओमान, वो हम्म, अगले महीने आ रही है लंदन 2 हफ्ते के लिए, अच्छा। इस चीज को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इनको जो बहुत अच्छा रिस्पांस शुरू में मिला है वहां पे ओमान के अंदर, जब इन्होंने हम्म, अपनी रियल एस्टेट खोली थी, वो सारा वेस्टर्न कंट्री से मिला था। हाँ, शुरू में क्योंकि तो वो ये बिल्कुल। कंपेयर कर रहे थे ना वो कुछ कंट्रीज को, तो हाँ। वो कहते थे यार ओमान हमें बेहतर लग रहा है। तो अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जाएं जगहों पे और उन लोगों से 1 to 1 मिलें, खासकर मिनिस्ट्री के लोग, और वो बताएं हम्म, कि यार ओमान में हमारा ये प्लान है, ओमान में हम लोग ये करने चाह रहे हैं, ओमान में हमारा वो कुछ हो रहा है। तो अगर हम्म। आप ओवरऑल देखें तो ओमान की जो लिस्ट है। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one on one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one on one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. इन्वेस्टमेंट की $10 बिलियन ह्यूज। और दूसरा ये कि एक और भी चीज़ मुझे वहाँ पे पता चली, हमारे दोस्त हैं कुछ जो मिनिस्ट्रीज में, वो कह रहे थे यार इतनी ज़्यादा खबरें जो है ना वो हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे जो भाई हैं, उनको ये फील हो कि यू नो कि हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है इस सिचुएशन। ये ओमान है, ये ओमान है। सो Complicated है एनीवे, for sure. हाँ, हाँ, नहीं मतलब complicated उनकी है हम्बलनेस, society पूरी। हाँ। हम्बलनेस, केयर। मैं कह रहा यार तुम हम्म, क्या बातें कर रहे हो, अगर मतलब खुदा ना खास्ता कोई और दूसरा मुल्क होता वो कहता भाई ये तो वाह 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 और वाह क्या। वाह, अरे इसका हो रहा है चलो। वो कह रहे हैं भाई नहीं, हमें तो उन्होंने कहा है कि जरा प्लीज वो कीजिए, जो भी चल रहा है वो चलने दो, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सेंटिमेंट हम वो कर सकते कि हमारे जो भाई हैं वो मुश्किल में हैं और हम जो हैं हम्म, वो इसको इस तरह से ले रहे हैं। तो एनीवे, सो ये मेरी पर्सनल उनके साथ वो रही एक्सपीरियंसेस। एक चीज़ मैं अभी और नहीं बताई आपको, वो ये कि ओमानीज आर इन्वेस्टिंग फर्स्ट टाइम इन ओमान। अच्छा, ये तो अजीब सी बात है। हाँ नहीं, अजीब सी बात इसलिए क्योंकि देखें कब तक 2024 से पहले ये मार्केट डेड थी, हम्म, डेड। लोग कहते थे तुम पागल हो, तुम ओमान में इन्वेस्ट करोगे, तुम्हें अपना पैसा डुबोना है क्या। हम्म, और जब से भी ये सुल्तान ईतम ने चीज़ें चेंज करनी शुरू की, तब से ही मार्केट रिवर्ट बैक हुई है। ये बहुत अर्ली डेज के अंदर मार्केट है, और उस पर भी ये कि जो लोग होंगे वो क्यों इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो हम्म, ऑब्वियसली ये भी दुबई में इन्वेस्ट करते थे। तभी दुबई में कौन इन्वेस्ट नहीं करता था दुबई में, जो रिटर्न से जो अपॉर्चुनिटी थी और जो फैसिनेटिंग चीज़ें दुबई ऑफर करता था वो तो नहीं करता था। लेकिन हम्म, अब क्योंकि सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है, तो इस दफ़ा जो एक्सपो हुई थी उसमें ठीक ठाक ओमानियों ने
इन्वेस्ट किया है, ठीक ठाक मॉर्गेजेस जो हैं वो लिए गए। तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि ईरानीज मूव हुए हैं, पाकिस्तानियों का काफ़ी इन्फ्लक्स हुआ है बिजनेस कम्युनिटी का, ख़ास तौर पे पहले तो वर्कर्स का था, लेकिन बिजनेस कम्युनिटीज़ का हुआ है। और तीसरा ये कि ओमानीज आर इन्वेस्टिंग, तो इसलिए वहाँ प्राइसेस वगैरह पे तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन पेमेंट प्लान्स लंबे कर दिए। अच्छा, प्राइसेस पे हम बात करते हैं 5 कि साल, ये जो इम्पैक्ट 10 आया है साल। वॉर की वजह से, लोगों का एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइसेस कम होंगी उसके बाद। तो ऐसा हुआ है ओमान में? आपने प्रोजेक्ट्स में देखा है कि प्रोजेक्ट्स में डेवलपर्स जो हैं वो 30% या 20% डिस्काउंट दे रहे हो? अच्छा, ऐसी कोई कहानी नहीं डिस्काउंट देखें, ऑफर्स तो आती हैं, है। इवन 0% डाउन पेमेंट की भी ऑफर्स आ गई हैं, क्योंकि देखें प्राइस से सबसे पहले क्या होता है, पेमेंट प्लान्स के साथ खेला जाता है, क्योंकि वो भी स्टेप है ना, पहला हम ये करके देखते हैं, फिर हम ये करके देखते हैं, फिर हम ये करके देखते हैं, फिर हम ये करके देखते हैं। तो सबसे जो क्या कहते हैं लीस्ट अफेक्टेड चीज़ होती है वो यही होती है कि डेवलपर कहता है कि यार सबसे पहले पेमेंट प्लान चेंज करो, लोगों के जो बैरियर्स है ना उनको कम करो। तो ओमान के अंदर भी वो वाला सिलसिला हुआ है, 0% डाउन पेमेंट की भी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। लोगों की जो डिलीवरीज थी प्रोजेक्ट की, जिसने फर्ज करें 2 साल में डिलीवर होना था, उन्होंने उसको 3 साल में कर दिया है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा काम किया है। और बल्कि मैं आपको बताऊं, मेरी प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर में डिलीवर हो जाएगी। पर्सनली मैं नहीं चाहता कि वो नेक्स्ट ईयर दिसंबर में डिलीवर हो, मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ये थोड़ी लेट डिलीवर हो, आपका क्योंकि कैश जो फ्लो स्टार्ट हो जाएगा ना फिर मेरा वो स्टार्ट हो जाएगा, और वो खाली प्रॉपर्टी का रख के मैं क्या करूंगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि वो अलाइंड हो रिकवरी के साथ, तो बिल्कुल। ये वाले फैक्टर हैं कि बिल्कुल प्राइसिंग पे नहीं फर्क हुआ कि वो पर स्क्वायर मीटर रेट कम हो गया हो या पर स्क्वायर फीट रेट कम हो गया हो, लेकिन वो अलग से उन्होंने उसको ऐड कर दिया, फर्निशिंग ऐड कर दी है, पेमेंट प्लान अच्छा, वो जो हाँ करते एक्सटेंड हैं कर दिया, डेवलपर्स, जो इंसेंटिव्स जो देते हैं। करते हैं उसको वो करने के लिए, जो ठीक कि है। अच्छा, आपने एक और जो खबर मुझे तरीका है। बताई थी कि 30% डाउन पेमेंट के ऊपर रेजिडेंसीज मिल रही हैं। वो ज़रा हाँ, बताइए क्या है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखें, ये जो 2 साल की रिन्यूएबल रेजिडेंसीज हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के साथ, ये कोई 2000 में इंट्रोड्यूस हुई थी सुल्तान काबूस के 2000 में नहीं, 2006 में हुई थी सुल्तान काबूस के दौर के अंदर। और अलमौज पहला प्रोजेक्ट था जिसपे इन्होंने इस चीज़ को इनिशिएट किया था। अब जब से नए सुल्तान आए थे, इन्होंने रियल स्टेट पे जब अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो इन्होंने ये रूल लास्ट ईयर चेंज किया कि वो जो 2 साल की रेजिडेंसी है रिन्यूएबल, उसमें प्रोजेक्ट कंप्लीशन और फुल पेमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने हटा दी। और उन्होंने ये कहा कि अगर आप मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ 30% पे कर देते हैं, आइदर इन वन गो या फिर एक पीरियड के बाद, जैसी 30% आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी होगी, आप एलिजिबल हो जाएंगे रेजिडेंसी के लिए। अभी ये इन्होंने लास्ट सितंबर में अनाउंस किया था, और जब से वो अनाउंस किया था तो ऑब्वियसली इतना बड़ा लॉ है, चेंज कैसे होगा, कितने रेड टेप्स हैं, कुछ है। तो उन्होंने फिर वो ठीक ठाक अपना स्वीट टाइम लिया, साथ में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. स्टार्ट हो गया, तो इसमें इमिग्रेशन बड़ा क्रिटिकल पार्ट प्ले करती है। तो वो इमिग्रेशन वाज इन्वॉल्व, सिक्योरिटी, तो वो डिले हो रहा था बहुत। और फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हो रहे थे, जो इन्वेस्ट कर चुके थे कि यार अभी तक हमारी रेजिडेंसी नहीं हुई, हमने तो किया ही सिर्फ रेजिडेंसी के लिए था। और सबके सब काफ़ी कंसर्न थे। बट अभी मैं खुद भी मिनिस्ट्रीज गया था, उनसे मिलकर आ रहा था, क्योंकि इस दफ़ा जब मैं गया हूँ तो मिनिस्ट्रीज का भी मेरा विजिट हुआ था। तो इवेंचुअली जून एंड जुलाई में उन्होंने रिलीज़ करनी शुरू कर दी थी। और अच्छा। ये बहुत बड़ा चेंज है। हाँ, तो बस लोगों को मिलनी शुरू हो गई है। उसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं, उसमें सीरियंस भी शामिल हैं, उसमें लेबनीज़ भी शामिल हैं, उसमें कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी नहीं लगेगी, वो भी शामिल हैं। तो वो एक सेंटिमेंट है ना लोगों पाकिस्तानियों का कि यार वो विजिट तो देते नहीं है, मुझे इन्वेस्टर वीज़ा कैसे दे देंगे।
ये ही ट्विस्ट है इस पूरी कहानी का, क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्त जो हैं, कुछ जानने वाले हैं पाकिस्तान में, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो कभी पाकिस्तान नहीं आए ओमान, लेकिन ये कि अब उनकी जाएंगी प्रोसेसिंग के अंदर। अच्छा, यानी कि वो वहाँ उन्होंने पे पाकिस्तान बहुत में दिक्कत है। बैठे-बैठे ही इन्वेस्टमेंट कर दी है, ताकि बिल्कुल उनका जो बिल्कुल बिज़नेस वीज़ा प्रोसेस हो जाए। ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये भी ठीक है, एक बड़ी ज़बरदस्त। खबर है वहाँ के लिए। हाँ। ठीक है मुझे भाई, बहुत अच्छी अपडेट्स दी आपने, और आई थिंक जो लोग देख रहे हैं उनको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी इस पॉडकास्ट से कि भाई इस वक्त मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स हैं, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ऑफ कोर्स वॉर की वजह से इम्पैक्ट तो आया है, और ये इम्पैक्ट इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं जीसीसी में या किसी भी कंट्री के अंदर जो इस रीजन में मौजूद हैं। तो उनको ऑप्शन तो चाहिए होते हैं अपने आप को वहाँ पे सेटल करने के लिए, तो वो लोग तो कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जो आप जीसीसी में रहना चाहते हैं मज़ीद, और आप चाहते हैं कि आपके पास एक रेजिडेंसी हो लॉन्ग टर्म, तो ओमान एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको ऑफ़र कर सकता है। तो अगर आपको कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी की क्वेश्चन हो, हमसे कांटेक्ट करना चाहिए, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, हमें कांटेक्ट कीजिए। मोहसिन भाई इज़ रेडी टू गिव यू सम हेल्प। और मोहसिन भाई के पास काफ़ी सारे लोग इस तरह से कांटेक्ट करते हैं जो कि ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, जो इनके साथ विज़िट करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज़ को, डेवलपर्स को। उसमें आपका नेक्स्ट ट्रिप अभी स्केड्यूल है इस साल, या यार अभी इट्स दरअसल अभी डन? तो हाँ नहीं अभी तो दरअसल ये मिनिस्ट्री आ रही है ना, तो उसके हाँ, साथ मेरी एंगेजमेंट है, तो वो थोड़ा सा मसरूफ होंगे अभी उधर, हम लगे राइट। हुए हैं उनके साथ कि ना लोगों को तो ये इनवाइट कहाँ है? किया जा लंदन सके। में, लंदन में हो रहा है? हाँ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर अच्छा। 2 वीक्स तो अगर के लिए कुछ आ लोग रहे हैं। यूके से देख रहे हैं तो प्लीज़ रीच आउट टू मोहसिन भाई। जी बिल्कुल जो बिल्कुल ये इवेंट बिल्कुल। कब है, किस किस टाइम आ रहे हैं, कौन सी डेट ये से है? एंड ऑफ सितंबर एंड अर्ली अक्टूबर का पीरियड है। अच्छा। और ये कि बस अभी उसकी जो डिटेल्स हैं वो फाइनलाइज हो रही हैं, तो जैसी ही होती हैं तो फिर मैं उसको पब्लिश कर दूंगा। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, या अब मैंने टिकटॉक भी स्टार्ट कर दिया है, तो वो मुझे रीच आउट कर लें। और ये कि बड़ा एक्साइटिंग इवेंट होगा, और इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो वहाँ के मूवर्स एंड शेकर्स हैं गवर्नमेंट के, आपको उनसे बातें सुनने को मिलेंगी कि वो क्या सोच रहे हैं उस कंट्री के लिए, क्या उनके प्लान्स हैं, कितना कुछ कर चुके हैं वो उसके लिए। तो मैं भी बड़ा ज़बरदस्त। एक्साइटेड हूँ कि उन सारे लोगों से मेरी भी मुलाकात होगी, और बहुत सारे मेरे यहाँ जो लोग हैं जिनसे मेरी फ़ोन पे तो रोज़ बात, हर 2 दिन के बाद बात होती है, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई है मेरी उनके साथ, तो वो भी मुलाकात होगी उनके साथ। हाँ, तो जो लोग यूके से देख रहे हैं प्लीज़ तो रीच आउट टू मोहसिन भाई, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ आप ना सिर्फ मोहसिन भाई से मिल सकते हैं, बल्कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ओमान के, उनसे ऐसे ही है। आप फेस टू फेस मुलाकात कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपको अपडेट दे सकते हैं कि क्या उनके प्लान्स हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, एक्सपेंशन के हवाले से। और ऑफ कोर्स कभी ना कभी जाके ये सारा मामला सेटल होगा, और जब सेटल होगा तो ऑफ कोर्स ग्रोथ फिर वहाँ से काफ़ी स्टीप होगी, उम्मीद ये है। एनीवे मोहसिन भाई, कोई आखिरी बात आप शेयर करना चाहें? यार जिन्होंने कोविड में इन्वेस्ट किया था हम्म, वो कहाँ तक पहुंच गए थे, तो आप ये बिल्कुल। समझिए कि ये रीजन का ये कोविड आइसोलेटेड सा 2.0 कोविड है। 2.0 है। तो अगर इस वक्त आपने इन्वेस्ट नहीं करें, एक्सप्लोर करें, स्टडी करें, और अगर आपको समझ आ रहा है तो ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि फिर जब वो टाइम गुजर जाएगा और 4 साल बाद 3 साल बाद आप पलट के देखेंगे, आप कहेंगे यार ये उस पीरियड में करना चाहिए था। जिस तरह के हम रो रहे हैं कि हमने कोविड में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी अम्मा कर रही थी, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम अम्मा कैसे कर रही हैं। तो अभी वो वाली चीज़ दोबारा से स्टार्ट हुई इस रीजन की, तो मैं और स्टडी कर रहा हूँ, और रिसर्च कर रहा हूँ, और मैं लोगों को बता रहा हूँ कि यार इसको स्टडी करो, इसको रिसर्च करो। और उसके लिए ऑब्वियसली हम लोग बैठे हुए हैं, और भी लोग हैं जो जिनसे आप इन टच होंगे, बट रिसर्च एंड एक्सप्लोर करने का बेहतरीन टाइम है। और इसको आप सिर्फ वो मत समझिए कि ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम कंटिन्यू नहीं होते, बिल्कुल चीज़ें ऊपर जाती हैं, ऐसा ही चीज़ें है, नीचे जाती हैं, बस। ऐसा ही है। तो थैंक यू वेरी मच मोहसिन भाई, इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा पॉडकास्ट में मुलाकात करेंगे। देखने वाले प्लीज़, अगर आपको पसंद है ये पॉडकास्ट तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर हमें कमेंट करके अपनी ओपिनियंस का इजहार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। डन।